कि लोग चलते चलते उनको ये कहते थे कि इंशाल्लाह अगले बारी को आप आमदार होंगे। कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील के जहन में ये बात घूम रही थी कि मेरी जगह कोई ये लोग न ले ले, इसलिए इनको किस तरह बाहर किया जा सकता है। तो उन्होंने राइट टाइम का इंतजार किया और जिस वक्त इंसाफ देने की बात आई तो सारे कारपोरेटर के टिकट जो है उन्होंने काट दिया। उन्होंने जो 3-4 कारपोरेटर को दिए उसके अंदर हाजी साहब को भी अपना झगड़ा लड़ना पड़ा, उसके बाद में अय्यूब जागीरदार साहब को भी अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ना पड़ी, उसके बाद में सलीम सहारा को भी कहीं से लग्गा लगाना पड़ा, फिरोज खान को भी हैदराबाद से लग्गा लगाना पड़ा। ये 4 लोगों के टिकट हुए, बाकी पूरे कारपोरेटर के टिकट जो है उन्होंने काट दिए। इनको कहीं ना कहीं खतरा है कि इनकी मकबूलियत से ये लोग ज्यादा काम कर रहे हैं और इनको जो है आगे खतरा होने लायक होने वाला है। जिसने पार्टी के खिलाफ काम किया उसको भी टिकट दिया गया। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हर वक्त नुकसान पहुंचाने का काम किया, लेकिन आज उनको डायरेक्ट पैराशूट से इसलिए लैंडिंग करवाई गई है। उनके फर्जन ऑटोमेटिक जो तो प्रकट हुए अभी इलेक्शन पीरियड के अंदर, और उन्होंने प्रकट होने के बाद में ऐसे बड़े बड़े बंगलों के अंदर गए जहां पर काफी तादाद में जो तो काफी मात्रा में ये बंडल होते हैं। उनसे जाके उन्होंने बात की, खासतौर के ऊपर बात करने के बाद में खास तौर पे डील हुई और वो सारी बातें बाहर आई हुई है। इंशाल्लाह वो सबूत के साथ में भी इनको देंगे हम लोग कि कितने रुपए में के अंदर ये टिकट बेचे गए। और इम्तियाज जलील साहब की ये दादागिरी नहीं बल्कि ये डिक्टेटरशिप है, जिन्होंने अपने हिसाब किताब नहीं देते कि जिस जिले में वो रहते हैं वहां से एक सीट चुनकर नहीं आई। नगर परिषद के अंदर यहाँ पर हमारा खाता नहीं खुला, आपने उसका जवाब नहीं दिया और दूसरों के ऊपर इल्जामात लगाने के लिए बैठ गए। तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये ऐसे षड्यंत्र जो उन्होंने यहाँ पे रचा है। आप लोगों की नाराजगी और आपसे कुछ दिन पहले फारूक सादी ने भी राजीनामा दिया है, उन्होंने भी कुछ इम्तियाज जलील के ऊपर आरोप लगाया। मैंने अभी यही कहा कि पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप चला रही है। महाराष्ट्र सदर बोल के उन्होंने पोस्ट लिए है, तो क्या जरूरत थी इनको यहाँ से उछल कूद करते हुए बॉम्बे में जाते। बॉम्बे में गए, वहाँ पर बैठ गए कुर्सी लगाकर, फारूक सादी को साइड में कर दिया और अपना इंटरव्यू ले रहे हैं बड़ी शान से। क्या जरूरत थी? आप अपने शहर में देखिए, आपने जहाँ से सीट नहीं लाए, आप उसका जायजा लीजिए कि आपने यहाँ से एक सीट का खाता नहीं खुलवाया है। आप क्यों, क्या वजह है कि आप जो है जहाँ रहते हैं वहाँ पे आप फेल हो रहे हैं। वो तो कारपोरेटरों का और यहाँ की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, तो दिन और रात मेहनत करके आवाम के बीच में रहते हैं, इसलिए यहाँ पे मजलिस फूल और फल रही है, वरना इनका तो कोई रोल नहीं है उसके अंदर बहुत बड़ा। क्या मैसेज देना चाहेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब? देखिए, हमारा मैसेज क्लियर है कि इम्तियाज जलील साहब को हटाओ और मजलिस को बचाओ, और यहाँ के इलेक्शन से जो है तो महाराष्ट्र सदर की हैसियत से उनको जो है तो राजीनामा देना चाहिए। औरंगाबाद के इलेक्शन से उनको बाहर करना चाहिए। डायरेक्ट असद साहब ने वहाँ के किसी एमएलए को या किसी जिम्मेदार को यहाँ का जिम्मेदार बना के उसके मातहत जो है तो ये इलेक्शन लड़वाना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। एक मिनट आवाज आजा इसरा भी बाहर लेंगे। जी, आपने एमआईएम की जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी फोटो जलाई है, क्या है सारा मामला? देखिए, ये इसलिए है कि इम्तियाज जलील साहब समझ रहे कि बिल्ली की तरह आंख बनकर दूध पिएंगे और कोई देखेगा नहीं। यहाँ की हुई धांधलियाँ, यहाँ पे टिकट बंटवारे के अंदर नाइंसाफियाँ, इसके खिलाफ हम लोग जो है तो उनके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इम्तियाज जलील साहब जो चाले चलते हैं पार्टी में रह के, दूसरों को बड़ी इत्तेहाद की दुहाई देते हैं,
लेकिन वो इलेक्शन एन आने के मौके पर पूरे महाराष्ट्र की बॉडियां बर्खास्त करते हैं। यहाँ पर टिकट बंटवारे के अंदर किसी को शामिल नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर जो है तो एक कोर कमेटी बनती है, वो डिसाइड करती है, लेकिन यहाँ पर एक बाप और बेटे की कोर कमेटी बनी है, वो डिसाइड कर रही है कि किसको टिकट दिया जाएगा और किसको टिकट नहीं दिया जाएगा। जी, उनका तो ये दावा था कि असदुद्दीन ओवैसी पूरा टिकट के बंटवारे का कर रहे हैं। देखिए, ये 100% बात इसलिए गलत है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब नेशनल प्रेसिडेंट है और नेशनल प्रेसिडेंट को नहीं पता होता है कि कौन सी गली के अंदर कौन सा कार्यकर्ता कितना सक्षम है और वो कितना मजबूत है। ये यहाँ की लोकल लीडरशिप को मालूम होता है कि भाई कौन सा कार्यकर्ता कितने साल से हमारे साथ में जुड़ा हुआ है और जो है तो ये काम करने के लायक है। उन्होंने क्या पहचानते हैं उसामा के काम को, उन्होंने क्या पहचानेंगे दूसरे जो पैराशूट लैंडिंग करवाई गई है टिकट के अंदर। हमारी पार्टी समीर राजूरकर के फ़ोन के ऊपर चल रही है, हमारी पार्टी विनोद पाटिल के फ़ोन पे चल रही है, हमारी पार्टी कमिश्नर के फ़ोन पे चल रही है, हमारी पार्टी जितेंद्र आव्हाड के फ़ोन पे चल रही है। ये क्या टिकट बांटने के लिए उनके फ़ोन आ रहे हैं और हमारे ईमानदार, हमारे वफादार कारपोरेटर हो या कार्यकर्ता हो, उनको जो है तो बाजू करके जो है तो यहाँ पे टिकट का बंटवारा किया जा रहा है। जी, कहीं ना कहीं जितने भी पुराने पार्षद थे उनका टिकट कट करके नए लोगों को मौका दिया गया है। किस लिए? और ये इल्ज़ाम लगा के उन्होंने गद्दारी की, आप साबित नहीं कर सकते। ये आवाम का फैसला है और आवाम खुद इसकी गवाही देगी कि ये लोगों ने कितनी ईमानदारी से बॉडी बर्खास्त होने के बाद लगातार 6 साल से आज ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। आज ये मेरा ऑफिस देखिए आप, यहाँ पर 2 से 3 लोग काम करते हैं। ऑफिस कम से कम 12 घंटे जो तो खुला रहता है, तो कौन गद्दारी करेगा? हम लोग तो आवाम के साथ वफादारी कर रहे हैं। इनको अगर ये गद्दारी लग रही है तो फिर गद्दारी ही सही। हम जी, आपने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि पैसे देकर टिकट दिए गए हैं। यकीनन हमारे पास में जिन लोगों ने लिए उनकी मजबूरियां हैं कि वो बोल नहीं सकते कि उनको टिकट चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं से जो तो बात नजर खुल जाती है। जब इनको हमारी गद्दारियों को पता चल रहा है तो हमको इनके पैसे लेके कहाँ से टिकट दिए जा रहे हैं वो कैसा पता नहीं चलेगा? ये बताइए आप। जी, आगे का इकदाम क्या रहेंगे आप? देखिए, हमारा एक ही नारा है कि हम लोग मजलिस के थे, है और रहेंगे, लेकिन इम्तियाज जलील साहब को सदारत से भी हटाना पड़ेगा, असद साहब को, और औरंगाबाद शहर के इलेक्शन से बाहर करना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने दिखना नहीं। और आज भी ये मौका है कि अगर पैराशूट लैंडिंग के जो उम्मीदवारों को बी फॉर्म दिए गए उनको सी फॉर्म देकर हमारे कट करके उनके टिकट जो है तो आज भी जो वफादार जो हमारे लोग हैं, एक कमेटी कायम की जाए। हमारे उलमाओं के आप कभी राय नहीं लेंगे, हमारे शहर के मुखलिस लोगों की राय नहीं लेंगे आप लोग, छोड़िए हटाइए, हम अगर हमारे को नहीं लिए, लेकिन आप बाप और बेटे मिलकर राय मशवरा करेंगे और पार्टी चलाएंगे तो ये चलने वाला नहीं है। जी, फारूक शाब्दी ने भी 2 मिनट ना, फारूक शाब्दी ने भी रेजिग्नेशन हुआ। देखिए, फारूक शाब्दी जब से बम्बई में गए थे उससे पहले संगठन वहाँ का बहुत कमज़ोर था, लेकिन फारूक शाब्दी साहब की तारीफ करेंगे कि उन्होंने वहाँ पर जाके संगठन में जान डाली और वो जान डालने के बाद लोगों की कतार लग गई कि यहाँ पे 100 लोग आ गए मांगने के लिए बॉम्बे जैसी सिटी से। तो कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील साहब की आंखों में खटका कि भाई 100 लोग आ गए, अब तो काफ़ी धंधा पानी हो सकता है। तो ये यहाँ से उड़े और वहाँ चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने खुद इंटरव्यू लिए। इंटरव्यू लेने के बाद में फारूक शाब्दी को ऐसा लगा कि भाई मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। तो इसलिए उन्होंने जो है तो सोच लिया कि यहाँ डिक्टेटरशिप का राज है, यहाँ पर हमारी चल नहीं रही है। सदर साहब को ये हर वक्त गुमराह करते हैं, पता नहीं क्या उन्होंने गुट्टी पिला के रखे हैं। वो मैंने उनसे भी बात किया तो उन्होंने कहा इम्तियाज जलील साहब से बात करो, मैंने कहा उनसे सुनने को तैयार नहीं हो। तो आज हमको मजबूरन जो है तो ये कदम उठाना पड़ा, वरना हम कट्टर मजलिसी थे, है और रहेंगे। और अभी सीधा दूसरे इल्जाम लगाया पैसों का, अभी आपने सीधा इल्जाम लगाया। जिस तरह उन्होंने हमारे पर गद्दारी का इल्जाम लगाया, उसी तरह हमने जो है तो उन लोगों से पूछकर जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने तो इल्जाम लगाया, लेकिन जिन लोगों ने टिकट के लिए पैसे दिए उन्होंने आके हमको बोला कि भाई हमने ये फ्री में टिकट नहीं लिए, पैराशूट से हम ऐसे ही नहीं उतरे। जिन लोगों ने 11 साल मजलिस को गाली दी, जिन लोगों ने मजलिस के खिलाफ काम किया, जिन लोगों ने 11 साल में मजलिस का स्टेज कभी शेयर नहीं किया, वो लोग आज मजलिस के उम्मीदवार और जो मजलिस के लिए वफादार है, दिन और रात मेहनत करते हैं, लोगों की आवाम की खिदमत करते हैं, डेवलपमेंट के काम करते हैं, वो सारे के सारे बाहर हो गए। तो ये डिक्टेटरशिप इनकी नहीं चली। जी, तो क्या अभी आप कोई दूसरी पार्टी में प्रवेश करेंगे? आप नहीं, वो हमारा, हमने आपको पहले बोले, मैंने आपको नारा दिया कि हम मजलिस के थे, हैं, रहेंगे, लेकिन इम्तियाज जलील हटाओ, उनकी जो तो सदारत को छीनो और इस शहर के इलेक्शन से उनको बाहर करो, ये हमारा नारा। आप ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने बताया है कि इम्तियाज जलील जैसा कह रहे हैं वैसा करो। इम्तियाज जलील साहब से बात करो बोले। हमने उनसे कहा कि इम्तियाज जलील साहब से हमने कई मरतबा बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं करते। हमारे जैसे जिम्मेदारों के फ़ोन भी उठाना उनको जान पे आता है और वो कभी यहाँ बैठ रहे कभी वहाँ बैठ रहे, खुल के बात नहीं हो रही।
टिकट बंटवारे में कोई राय मशवरा नहीं हुआ, बाप बेटे ने फैसला किया और वो थोप दिया गया, ये हमारे को कबूल नहीं है। जी, तो क्या आप अपक्ष उम्मीदवार ही लेंगे आप लोग? देखिए, अभी इसके अंदर हमारे जितने भी मुखलिस जो लोगों हकदार थे मजलिस के, जिनको टिकट दिए गए, उनके लिए काम करेंगे, और जो मजलिस में बाहर से एकदम अचानक प्रकट हुए हैं उनको गिराएंगे, और जो लोग अपक्ष के फॉर्म भरे, जो कट्टर मजलिस या कल भी का मजलिस में आ सकते हैं, तो हम उनके लिए जिताने के लिए पूरी जी जान से कोशिश करेंगे। जी, तो आप लोग जो एक्स नगर सेवक थे तो वो भी लड़ रहे हैं आजाद उम्मीदवार? देखिए, उसके अंदर से मैंने पहले नहीं लड़ने का फैसला किया था। मैंने सोचा था कि मैं पार्टी के लिए दिन और रात जो तो जी जान से मेहनत करूंगा ज्यादा सीट जिताने के लिए। उसके बाद में हमारे और 2-3 कारपोरेटर है, लेकिन 8 से 9 कारपोरेटर हमारे लड़ना चाह रहे थे क्योंकि उनका ग्राउंड वर्क भी बहुत बेहतरीन था, लेकिन उनको भी इसलिए खत्म किया गया। कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील साहब के बात में ये एक जहन में बात है कि जिस वक्त मेरे को एमएलए का टिकट मिला, इन्होंने किसी और को कमिटमेंट दिया था, लेकिन ये मेरा टिकट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने फाइनल किया। उस दिन से उन्होंने मेरे को दांत में पकड़ा था। उन्होंने यहाँ तक नहीं हरकत की, बल्कि मेरा वार्ड कमिश्नर को बोल के 4 टुकड़ों के अंदर जो तोड़वाया गया, ये इम्तियाज जलील साहब ने करवाया। थैंक यू। नासिर भाई आगे बढ़ो।